हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 11 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम एक तो अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ने वाले हैं और एक उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो देखो पहले हम अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। तो 5 उपयोग है इसके और कोई से भी 4 अपने को याद करने हैं। तो एक एक उपयोग को अपन समझते हुए चलते हैं। देखो पहला उपयोग क्या है, सामान्य जीवन में घरों में काम आने वाले सैटेलाइट डिश एंटीना अवतल दर्पण ही होता है, जो उपग्रहों से प्राप्त संकेत को एकत्रित करके अभिग्राही या रिसीवर तक पहुंचाता है। तो आप इसको सीधी भाषा में ऐसे याद कर सकते हैं कि सामान्य जीवन में घरों में काम आने वाला सैटेलाइट डिश एंटीना अवतल दर्पण का ही रूप होता है। अब इसको समझते हैं। देखो घरों के अंदर टीवी होता है या और कोई चीज है, तो उसके लिए एक एंटीना काम में लिया जाता है जिसे अपन बोलते हैं डिश एंटीना। वास्तव में वो सैटेलाइट डिश एंटीना होता है। और यहां पर एक डिब्बी लगी होती है, आपको पता है ना। और ये जो है यहां पर किसी आधार से जुड़ा हुआ रहता है। अब होता क्या, ध्यान देना, जहां से भी प्रसारण हो रहा है, जैसे कोई टीवी चैनल है या रेडियो का चैनल है, तो उसका प्रसारण किया जाता है किसी केंद्र से या स्टेशन से। तो जब वहां से प्रसारण किया जाता है तो कुछ तरंगे भेजी जाती है आसमान की ओर। जो प्रसारण केंद्र है, प्रसारण केंद्र, वहां से क्या होता है, कुछ किरणें भेजी जाती है और वो किरणें जाती है सब सैटेलाइट के पास में। सैटेलाइट का मतलब होता है कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। तो जो प्रसारण केंद्र है वहां से ऊपर की ओर कुछ किरणें भेजी जाती है, जो किसके पास में जाती है, सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह के पास में जाती है। और ये सैटेलाइट क्या करता है, इन किरणों को वापस से परावर्तित करता है। सैटेलाइट इन किरणों को क्या करता है, वापस से क्या करता है, परावर्तित करता है। और ये परावर्तित किरणें हमारे घर के ऊपर लगा हुआ जो सैटेलाइट डिश एंटीना वहां तक पहुंचती है। तो आपने एंटीना की सतह देखी होगी, अवतल होती है उसकी सतह। तो उस अवतल सतह पर ये सारी प्रकाश की किरणें पड़ेगी पहले तो, और पड़ने के बाद में वो टकरा करके ये यहां पर जो डिब्बी लगी होती है, जिसे अपन बोलते हैं रिसीवर या ग्राही, अभिग्राही, तो सारी प्रकाश की किरणें टकराती है और टकराने के बाद में इस रिसीवर के पास में पहुंच जाती है। क्योंकि सैटेलाइट से सारी प्रकाश की किरणें समांतर आती है और इससे टकराने के बाद में वो इस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। मतलब ये जो डिब्बी है कहां पर लगी होती है, इसके फोकस पर लगी होती है। तो ये सारी किरणें अभिग्राही या जो रिसीवर है उसके पास में पहुंचती है और इस रिसीवर से तार निकला हुआ रहता है। तो वहां से जो भी संकेत आए हैं चलचित्र के रूप में, आवाज के रूप में, वो सारे इस तार के माध्यम से हमारा जो टेलीविजन है या सेटअप बॉक्स है उसके अंदर पहुंचा दिए जाते हैं और हमें टेलीविजन के अंदर जो चित्र है वो और साथ में जो आवाज है वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो पहला उपयोग अपने समझ में आ गया होगा कि सामान्य जीवन में घरों में काम आने वाले सैटेलाइट डिश एंटीना अवतल दर्पण ही होता है, जो उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को एकत्रित करके अभिग्राही या रिसीवर तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, तो ये पहला उपयोग हो गया। अब इसके बाद में दूसरे उपयोग को अपन समझते हैं। तो दूसरा उपयोग देखो क्या है, परावर्तक टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता। आप इस बात को यहां तक याद कर सकते हैं, केवल यहां तक, कि परावर्तक टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखो पहली चीज तो ये कि टेलीस्कोप होता क्या है। तो टेलीस्कोप जो होता है एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम जो खगोलीय पिंड है, जैसे तारे हुए, ग्रह हुए, दूर के तारे हैं, दूर के ग्रह, उनका अध्ययन करने के लिए हम इस टेलीस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो आकार है वो भी कुछ एंटेना के जैसा ही होता है, टेलीस्कोप का भी। अब होता क्या है कि दूर है कोई वस्तु, बहुत दूर है,
तो उसे सभी प्रकाश की किरणें समांतर आती है। इस पर कैसे आती है? समांतर आती है। ठीक है। अब हम ये जो टेलीस्कोप है, इस यंत्र की सहायता से क्या करती, जितनी भी ये प्रकाश की किरणें समांतर आई है, इसे टकराने के बाद में एक बिंदु पर केंद्रित होगी। कहां केंद्रित होगी? एक बिंदु पर। जैसे ये समांतर आई तो यहां चली जाएगी, ये भी समांतर आई तो यहां चली जाएगी, ये भी समांतर आई तो यहां चली जाएगी, ये भी समांतर आई तो ये भी यहां चली जाएगी। तो जिस भी स्रोत से ये प्रकाश की किरणें आई थी उसका प्रतिबिंब हम यहां पर क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, और उसके आधार पर हम उसकी जो संरचना है, उसकी गति है, उन सारी चीजों का क्या कर लेते हैं? इसकी सहायता से अध्ययन कर लेते हैं। तो आगे समझने की कोशिश करो कि परावर्तक टेलीस्कोप सूर्य, चंद्रमा या दूर स्थित वस्तु से प्राप्त समांतर किरणों को फोकस पर केंद्रित करता है। तो ये क्या करता है? यहाँ पर फोकस पर इसको केंद्रित करता है, और इस फोकस पर इसका जो प्रतिबिंब बनता है उसकी सहायता से जिस भी वस्तु से वो प्रकाश की किरणें आई थी, जैसे चंद्रमा से आई हो, सूर्य से आई हो, या अन्य किसी ग्रह से आई हो, या अन्य किसी तारे से आई हो, उसकी गति का अपन क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं, उसकी गति का हम अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा उपयोग देखो भाई, सेविंग दर्पण बनाने के लिए। कौन सा दर्पण? सेविंग दर्पण बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो हम ये बोल रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में भी होता है, जिससे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखो, सेविंग दर्पण का मतलब है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, जिसमें देख करके व्यक्ति दाढ़ी बना सकता है, सेविंग कर सकता है, उसकी बात है। तो इसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है? एक कारण है इसके पीछे। देखो, हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे, उसके अंदर एक बात हमने पढ़ी है कि जैसे ये अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये C, ये F और ये P, और हम वस्तु को P और F के बीच में जब रखते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण जैसे मैंने समांतर निकाली तो ये फोकस बिंदु F में से होकर के निकल जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण जब मैं यहां डालता हूं तो ये इस दिशा में चली जाती है। अब इनको पीछे बढ़ाने पर क्या होता है? वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनता है, जो कि कैसा होता है? बड़ा होता है और सीधा भी होता है। तो यदि अपन चेहरे को P और F के बीच में रखें, जो अवतल दर्पण है उसका P और F उसके बीच में यदि चेहरे को रखा जाए तो चेहरा सीधा भी दिखेगा और बड़ा भी दिखेगा। तो जो दाढ़ी है उसके छोटे छोटे बाल भी आसानी से क्या हो जाएंगे? दिख जाएंगे, और सेविंग आसानी से व्यक्ति क्या कर लेगा? बना लेगा, है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में भी होता है, जिससे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो चेहरा है वो P और F के बीच में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा उपयोग देखो भाई, चौथा इसका जो उपयोग है वो है कि गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इस उपयोग को आप यहां तक याद करें, केवल मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का क्या होता है? उपयोग होता है। तो गाड़ियों की जो हेडलाइट है, मतलब आगे वाली लाइट है, उसके अंदर क्या होता है? बल्ब लगा होता है, और बल्ब के पीछे अवतल दर्पण लगा होता है। तो जो बल्ब लगा होता है ना, उस अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु है बिल्कुल वहां लगाया जाता है। तो जो बल्ब से प्रकाश की किरणें चलती है वो दर्पण, अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु है उसमें से गमन करते हुए दर्पण पर आपतित होती है। और आपको ये पता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर फोकस बिंदु F में से होकर के आएगी, जैसे मान लीजिए ये फोकस बिंदु है और इसी जगह हमने बल्ब लगा रखा है, तो सारी प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु F में से होकर के आएगी इस तरीके से, जितनी भी चलेगी सब। अब परावर्तित होने के बाद में ये जो प्रकाश की किरणें हैं इनका क्या होता है? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद में कैसी हो जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। भाई हमने जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट बनाने में किया, तो ये पीछे की ओर हमने अवतल दर्पण लगा दिया और यहां पर फोकस बिंदु पर हमने बल्ब लगा दिया। तो इससे जो प्रकाश की किरणें चलेगी वो दर्पण पर जब जाएगी तो परावर्तित होने के बाद में वो सारी समांतर हो जाएगी। तो इससे हमें प्रकाश की किरणों का समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है।
तो उपयोग को आप केवल यहां तक याद कर लें, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है उपयोग? इसका रीजन इसमें है कि मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में जो बल्ब है वो अवतल दर्पण के फोकस पर लगाया जाता, फोकस बिंदु पर लगाया जाता, जिससे बल्ब से प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा जो उपयोग है, दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए वही स्थिति नंबर 6 अपन काम में लेंगे, जो सेविंग दर्पण वाली स्थिति बताई ना, वो यदि हम दर्पण को दांत के सामने इस तरीके से रखें कि हमारा जो दांत है दर्पण के फोकस बिंदु F और P के बीच में आ जाए, तो दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो आसानी से हम उस दांत का निरीक्षण कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कोई खराबी है उसमें या किसी जगह पर कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो वो सारी चीजों का अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो दंत विशेषज्ञ का मतलब दांतों का जो डॉक्टर है, जिसे अपन डेंटिस्ट भी बोलते हैं। तो दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी अवतल दर्पण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आप इनमें से सिलेक्शन कर लेना। जैसे मैंने आपको कहा कि ये इतना बड़ा नहीं करना है, इसको इतना ही याद करना है आपको। ऐसे ही ये जो उपयोग है इसको इतना बड़ा याद नहीं करना, इतना ही आपको याद कर लेना है इस उपयोग को। और जैसे पांचवा छोटा है आपके, तीसरा भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, और पहला है, इसमें आप सीधी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, भाई घरों में काम आने वाले सैटेलाइट डिश एंटीना बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कोई भी आप 4 उपयोग इनमें से याद करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लें, उसके बाद में अपन जो उत्तल दर्पण है उसके भी उपयोग देखते हैं। तो कम से कम 4 उपयोग आपको जरूर याद रखने, छोटे छोटे याद रखने। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अब देखो, ये जो उत्तल दर्पण है इसके उपयोग भी देख लेते हैं। तो उपयोग में देखो, पहला उपयोग क्या है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहन के पश्च दृश्य दर्पण और पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। अब इसको समझना ध्यान से कि ये दर्पण क्या है, एक तो पश्च दृश्य दर्पण और दूसरा पार्श्व दर्पण। तो आपने 4 व्हीलर तो देखी होगी ना, जैसे मान लीजिए इस तरीके से गाड़ी चल रही है आपकी, और यहां पर मान लीजिए आपका जो ड्राइवर है उसकी सीट है वो यहां पर बैठता है। अब देखो, जो ड्राइवर की सीट है उसके साइड में खिड़कियां होती है। तो खिड़कियों से क्या होता है कि दर्पण लगे हुए रहते हैं 2। जैसे मान लीजिए ये हमारी खिड़की है, तो यहां पर एक दर्पण लगा हुआ रहता है साइड में देखने के लिए। तो इसे तो अपन बोलते हैं पार्श्व दर्पण, मतलब साइड का दर्पण, जिसको साइड ग्लास भी बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा गाड़ी के अंदर की ओर जहां पर ड्राइवर बैठता है उसके साइड में गाड़ी के बीचों बीच में एक दर्पण और लगा होता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर। भाई 2 तो साइड ग्लास हो गए, ये एक तो इस तरफ की खिड़की की ओर और दूसरा इस तरफ की खिड़की की ओर। लेकिन गाड़ी के बीचों बीच में जहां पर ड्राइवर बैठता है उसके थोड़ा सा साइड में ऊपर की ओर एक ग्लास और लगा होता है, और उस ग्लास की सहायता से वो पीछे की गाड़ियों को देखता है। साइड ग्लास की सहायता से तो वो साइड की जो गाड़ियां हैं उनको देखता है केवल। लेकिन बिल्कुल उसके सिर के ऊपर की ओर गाड़ी के बिल्कुल बीच के अंदर एक ग्लास और लगा हुआ होता है, और उसकी सहायता से वो जो पीछे से गाड़ियां आ रही है उनको देख लेता है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो दर्पण है, पश्च दृश्य दर्पण मतलब वो जो बीच में गाड़ी के बीच में लगा हुआ जो दर्पण है जिसकी सहायता से वो पीछे की गाड़ियों को देखेगा, और दूसरा पार्श्व दर्पण, पार्श्व का मतलब जो साइड ग्लास है दोनों खिड़कियों की ओर लगे हुए हैं। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर भी होते हैं साइड ग्लास, तो जो साइड की गाड़ियों को अपन देख सकते हैं जिनकी सहायता से। तो इनको बनाने के लिए हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप सीधी भाषा में इसको ऐसे याद कर सकते हैं
कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण बनाने के लिए किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि इनका उपयोग किया क्यों जाता है। तो देखो, आपका जो उत्तल दर्पण है उसका एक गुण है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, सीधा बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, एक तो छोटा बनाता है वो, और दूसरी चीज क्या है, सीधा बनाता है। तो हमें वस्तुएं सीधी देखनी है तो सीधा तो बनाएगा वो, छोटी से क्या फायदा होता है। तो देखो, जब वो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है तो पीछे का एक बड़ा हिस्सा अपने अंदर वो प्रतिबिंब के रूप में हमें दिखा देता है। यदि इसकी जगह हम कोई दूसरा दर्पण काम में ले रहे होते तो इतने बड़ी एरिया को वो अपने अंदर प्रतिबिंब के रूप में नहीं दिखा पाता, लेकिन चूंकि ये वस्तुओं का प्रतिबिंब ही छोटा बनाता है तो पीछे का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबिंब के रूप में इसके अंदर हमें दिखाई दे जाता है। तो इस कारण से इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखो, क्योंकि उत्तल दर्पण से वस्तुओं का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है एवं यह एक बड़े क्षेत्र को प्रतिबिंब के रूप में दिखा सकता है, तो इस कारण से इसका उपयोग इन दोनों दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। देखो, जब उपयोग पूछा जाए तो आप ये लिखे, लेकिन वो पूछ ले कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण या फिर पार्श्व दर्पण बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ऐसा प्रश्न बन जाता है जब, तो आपको ये उत्तर देना होता है कि क्योंकि उत्तल दर्पण से वस्तुओं का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है एवं ये बड़े क्षेत्र को प्रतिबिंब के रूप में क्या कर सकता है, दिखा सकता है। दूसरा उपयोग देखो इसका क्या है कि वर्तमान में जो नए एटीएम मशीन लग रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जहां पर अपन पैसे निकालते हैं तो वो पैसे जहां निकाला जा रहा है उसके पास में ही एक उत्तल दर्पण उस मशीन के अंदर लगा हुआ रहता है। तो उससे क्या होता है कि जब ग्राहक, कस्टमर, बैंक का कस्टमर है जो एटीएम से पैसे निकाल रहा है, वो बैंक का कस्टमर है, ग्राहक है वो, तो ग्राहक जब अपने पासवर्ड डाल रहा है एटीएम मशीन के अंदर, अपना जो एटीएम कार्ड है वो डाल करके जब अपना पासवर्ड डालता है तो उस उत्तल दर्पण की सहायता से वो ये देख सकता है कि पीछे कौन खड़ा है मेरे, और पीछे वो खड़ा व्यक्ति है तो वो क्या कर रहा है, उसका चेहरा उसको दिख जाता है। तो उससे ये देख सकता है वो कि मैं जो पासवर्ड डाल रहा हूं कहीं ये व्यक्ति देख तो नहीं रहा है, चोरी छिपे देख तो नहीं रहा है, क्योंकि पासवर्ड से क्या होता है, बहुत सारी ऑनलाइन जो चोरी है वो हो सकती है। किसी को दूसरे को पासवर्ड पता पड़ गए तो वो ऑनलाइन जो है धोखाधड़ी कर सकता है, पैसे निकाल सकता है। तो इसलिए वहां पर उत्तल दर्पण लगाया हुआ रहता है ताकि पीछे क्या हो रहा है उसके वो भी वो साथ में देख सके, ताकि सुरक्षा बनी रहे। तो देखो, वर्तमान में नए एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा की दृष्टि से उत्तल दर्पण लगाए जा रहे हैं ताकि ग्राहक को पीछे का पूरा दृश्य क्या हो सके, दिखाई दे सके, और वो अपने जो भी पासवर्ड है या एटीएम कार्ड है उसकी सुरक्षा रख सके। तो ये दो उपयोग है भाई, दोनों उपयोगों को हमें ध्यान से याद करना है। तो आप वीडियो पॉज करके ये दोनों उपयोग नोट कर ले। ठीक है भाई, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज छोटा वीडियो है अपना काफी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र की जो व्युत्पत्ति है उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।